बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ये टेंसेस के बारे में लेक्चर नंबर 2 होगा। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद बी, हैव एंड डू। हम अपना ये लेक्चर उसी सवाल के साथ शुरू करते हैं जो पिछली मर्तबा मैं आपके साथ छोड़ गया था। वो सवाल क्या था? वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ डू वर्ब। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो डू वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का मायना नहीं देता, यानी कि वो हमेशा की बात करता है कि मैं कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह। ये इसलिए प्रेजेंट का मायना नहीं देता। तो इसका जवाब क्या है जी? जवाब है द प्रेजेंट ऑफ डू वर्ब इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। सवाल क्या था कि प्रेजेंट डू का प्रेजेंट कहाँ है? उसका जवाब क्या है? प्रेजेंट ऑफ डू वर्ब इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इसी सवाल की रोशनी में अपने इस लेक्चर को देखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले देख लें जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब आएगा और फिर वर्ब आएगा आईएनजी का, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड आएगा ना कॉन्टिन्यूस, तो बी वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी आएगा। बी के साथ आईएनजी लाजमी आएगा। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, बी वर्ब कौन सा होगा ये डिपेंड करता है टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बी वर्ब का प्रेजेंट आएगा, यानी कि इज एम आर। ठीक है, ये आपको वर्ब की फॉर्म्स में बताया जा चुका है कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, बी वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, वो तमाम। तो यहाँ आप देखें बी वर्ब की जो फॉर्म्स आ रही है वो इज एम आर, बी खुद नहीं आ रहा बल्कि ये 3 फॉर्म्स आएंगी। अब इज एम आर कहाँ आएगा? इनमें से कोई एक आएगा ना, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर आई होगा तो एम आएगा, अगर ही शी इट होगा या कोई एक नाम होगा तो इज आएगा, अगर यहाँ पर वी दे यू या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो आर आएगा। ठीक है, ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको यहाँ दोहरा रहा हूँ सिर्फ। इसका इस्तेमाल किया है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वो काम जो हो रहा है, वो काम जो हो रहा है उसे हम कहेंगे कि ये इस्तेमाल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। समथिंग डूइंग, कोई काम कोई कर रहा है, और हैपनिंग, या वो हो रहा है। हो रहा है मतलब जैसे बारिश हो रही है, तो बाज़ काम हम करते नहीं है, वो होते हैं। ठीक है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है ना, इसी तरीके से कोई तूफान आ रहा है, ये तमाम चीज़ें हैपनिंग एट द मोमेंट मीन्स इस वक्त। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? यानी कि जिस वक्त हम जो है, जिस वक्त को हम इस वक्त, प्रेजेंट का मतलब क्या है कि वो वक्त जो हम अभी गुजार रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कहेंगे। इसलिए हमने कहा था कि जो डू है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का मायना नहीं दे रहा, क्योंकि वो इस वक्त की बात नहीं कर रहा था, वो तो हमेशा की बात कर रहा था। ठीक है, टेंस, इसमें ज़माना कौन सा? राइट नाउ, अभी अभी का जो वक्त गुजर रहा है वो इसके अंदर पाया जाता है। बी, हैव, डू, इनके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स यानी कि आईएनजी फॉर्म्स कौन सी हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्म्स को हमने इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। यहाँ देखें, एड आईएनजी टू बेयर इन्फिनेटिव नॉट टू द फर्स्ट फॉर्म। ये एक मिसकंसेप्शन है जो आप ज़रा इसको दूर कर लें। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाते, बल्कि हमेशा आईएनजी का इजाफा करते हैं बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, मैं जो टेबल है काइंड ऑफ वर्ब्स की जो आपको टेबल दिया गया था उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में कि बेयर इन्फिनेटिव कौन सी फॉर्म होती है। यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। बेयर इन्फिनेटिव बी का जो है वो बी खुद होता है। बी जो है बेयर इन्फिनेटिव है बी वर्ब का, तो इसमें इजाफा कर दिया आईएनजी का, बीइंग बन गया। हैव,
हैव में जब किसी वर्ब के आखिर में ई आ जाए तो उस ई को अमूमन हटा देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हैविंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म जो है ना हैव की, वो हैव भी है और हैज़ भी है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव हैव है, हैज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए हैजिंग नहीं हो सकता, हैविंग होगा। इसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म डू की क्या है, डू और डज दोनों है, लेकिन हम जो है बेयर इन्फिनेटिव में डू को लेते हैं, डज को नहीं लेते, इसलिए डूइंग हो सकता है, डजिंग नहीं होता। ये देखें डूइंग, और उसकी मिसालें जो है वो राइटिंग, कमिंग, वॉशिंग, क्राइंग वगैरह वगैरह। थोड़ा स्पेलिंग के रूल्स देख लें कि आईएनजी लगाते कैसे हैं। एक तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आखिर में अगर ई आता हो तो उसको हटाकर, ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, कम से कमिंग। इसी तरह हैव से हैविंग, ई हटा दिया, राइट का ई हटा दिया, राइट से राइटिंग। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि अगर आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उससे पहले एक वॉवेल हो, एक एक वॉवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आता हो, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। देखिए यहाँ टी, टी आई एक वॉवेल है और टी एक कॉन्सोनेंट है, तो उसकी टी को हमने डबल कर दिया। यहाँ ये शर्त भी है कि आखिरी जो भी लेटर है वो स्ट्रेस्ड हो, उस पर ताकीद भी हो। हम बोलते हैं ना सिट, सिटिंग, इसी तरह है खट, खटिंग, टी डबल हो गया, बिगिन, बिगिनिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे रिमेंबर, रिमेंबर, यहाँ पर जो आर है ना ये स्ट्रेस्ड नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी एक वॉवेल है और फिर एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ जो आपको मोटी आवाज़ मिलेगी वो यहाँ एम ई एम की मिलेगी, रिमेंबर, रिमेंबर। तो आर स्ट्रेस्ड नहीं है, तो इस सूरत में फिर हम जो है ना उसको डबल नहीं करते। तो यहाँ पे देखें आई एन जी लगा हुआ है, रिमेंबरिंग, आई एन जी में आर लगाते हो तो हमने आर को डबल नहीं किया। अब यहाँ पर देखें स्टार्ट, यहाँ पर वॉवेल एक है लेकिन उसके बाद ए आर और टी कॉन्सोनेंट दो हैं, तो अगर कॉन्सोनेंट दो हो जाए तो फिर उसको डबल नहीं करते, ठीक है, आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। स्टार्टिंग, क्राई, वाई के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा दें, क्राइंग। तो ये कुछ रूल थे कि हम वर्ब के अंदर आईएनजी का इजाफा किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम जायज़ा लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, क्या है, बी वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, और प्रेजेंट के जो बी वर्ब है वो इज एम आर हैं, तो ये तीनों आएंगे। इसके बाद वर्ब आईएनजी का आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखें, हम दोनों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपस में कंपेयर करके ही इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। यहाँ देखिए वो वर्जिश करता है, ही टेक्स एन एक्सरसाइज। यहाँ हम क्या बता रहे हैं, यानी कि ये उसकी आदत है या उसका ये मामूल है, उसकी रूटीन है कि वो वर्जिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट को, इसको, इसका ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसका प्रेजेंट क्या है, वो वर्जिश कर रहा है। अभी हम, आप मुझसे पूछे ना वो सुबह क्या करता है, मैं बोलूँगा वर्जिश करता है। अभी सुबह है तो वो क्या कर रहा है, वर्जिश कर रहा है। ही इज टेकिंग एन एक्सरसाइज, यहाँ देखें इज, यानी कि बी वर्ब आ गया, फिर आईएनजी का फॉर्म आ गया, टेकिंग एन एक्सरसाइज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ कभी ऑब्जेक्ट आएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट आएगा, दोनों आ सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि कोई काम किया जा रहा है। हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। हम पूछें बच्चों से भी आप क्या करते हैं, बोले हम स्कूल जाते हैं, हालांकि जिस वक्त वो सवाल पूछा जा रहा है वो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन कहते हैं हम स्कूल जाते हैं। तो वी गो टू स्कूल, ये हो गया मामूल का जुमला, यानी कि उनका काम क्या है, वो करते क्या है। लेकिन इस वक्त फिलहाल हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, वो बोले कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये असल में है प्रेजेंट, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ बारिश होती है, या नेगेटिव में कहते हैं या बारिश नहीं होती, दोनों बातें हो सकती है। यानी कि ये मैं किसी इलाके का क्लाइमेट आपको बता रहा हूँ, वहाँ की आबो हवा बता रहा हूँ, यहाँ बारिश होती है, ठीक है। वो तो कम होती है, ज़्यादा होती है, कुछ भी यहाँ इजाफा किया जा सकता है। इट रेन्स हेयर, ठीक है। और आप देखिए इस सेंटेंस में भी इस वक्त क्या हो रहा है ये नहीं पता लग रहा, इस वक्त जो है क्या हो रहा है वो नहीं पता लग रहा, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश होती है। अब यहाँ इस वक्त बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हेयर, इट इज़ रेनिंग हेयर, तो ये है इस वक्त का
इस वक्त का मंजर ये है प्रेजेंट। सूरज मशरिक से निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया, एक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, एक हकीकत है, सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अगर आपने किसी से सवाल पूछा सूरज कहाँ से निकलता है, तो उसने कहा सूरज मशरिक से निकलता है, तो वो इस मतलब कि वो इस वक्त की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आप दिन को 12 बजे भी पूछेंगे वो बोलेगा सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, रात को भी पूछेंगे तो उसने यही जवाब देना, सूरज मशरिक से निकलता है, क्योंकि वो इस वक्त की बात हो ही नहीं रही। अब सूरज जब निकल रहा है इस वक्त, तो हम देख के कहेंगे कि सूरज मशरिक से निकल रहा है। हम देख रहे हैं, वो नजर आ रहा है, इस वक्त सूरज मशरिक से निकल रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, यानी कि ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ आप देखें दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं करता क्या हूँ, और यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। तो इस दोनों टेंसेस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंपैरिजन से हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि जब हम डू वर्ब्स को, जैसे आप है ना, टेक, गो, रेन्स, राइजेस, टीच, ये तमाम डू वर्ब की मिसालें हैं। इसमें कुछ ना कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, इसी को हम डू वर्ब कहते हैं। इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम इनका मायना देखते हैं, तो प्रेजेंट का मायना है ही नहीं वो। ठीक है, प्रेजेंट का मायना कब आएगा, जब हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेकर आएंगे। और बी वर्ब का और हैव का क्या मामला है, देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ हम बी और हैव वर्ब की मिसालें देखते हैं। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ये प्रेजेंट है। ठीक है, आपने मुझसे पूछा भाई आप कहाँ पे हो, फोन करके किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ पर हो, तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। वो बीमार है। ठीक है, आपने मुझसे पूछा उसका उसका हाल क्या है वो। ठीक है, तो मैंने कहा वो बीमार है, यानी कि मैं प्रेजेंट ही की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, किसी ने पूछा मेरी किताब किसके पास है, सॉरी, मैंने किसी ने पूछा कि मेरी किताब जो है वो किसके पास है, तो मैंने कहा मेरे मेरे पास आपकी किताब है, मेरे पास आपकी किताब है। ठीक है, आई हैव योर बुक, तो यहाँ हैव का वर्ब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि इसी वक्त वो किताब मेरे पास है जो कि आपकी किताब है। अच्छा, क्या उसके पास कार है, जी मैंने कहा उसके पास कार है, यानी कि इसके पास कार है। ठीक है, आ, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बी वर्ब और हैव वर्ब के प्रेजेंट मिल गए, तो अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत है ही नहीं। ये एक अहम पॉइंट है, याद रखिएगा कि हमें प्रेजेंट बी वर्ब और हैव वर्ब में प्रेजेंट जो है उसकी कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमें मिल जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, बाद लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखें बी वर्ब लगा हुआ ना, इज, आर, इज, एम, तो तकरीबन सारे बी वर्ब तो यहाँ आ चुके हैं प्रेजेंट के। ठीक है, तो वो कहेंगे ये भी तो बी वर्ब्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस में लगे हुए हैं, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। हम जब भी कहते हैं ना कि सेंटेंस बी वर्ब का है या हैव का है या डू का है, तो उससे मतलब हमारी मेन वर्ब होती है, यानी कि ये है टेकिंग, गोइंग, रेनिंग, राइजिंग, टीचिंग। ये वर्ब्स आप देखेंगे ये असल में डू के वर्ब हैं। ठीक है ना, ये बी के नहीं है, बी के यहाँ आ रहे हैं, इज, आर, इज, एम। ठीक है, ये जो वर्ब आ रहे हैं ये बी के, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे है। ठीक है, मैंने एक पूरे अलग से एक लेक्चर में एक बात बता चुका हूँ कि इंग्लिश का जो वर्ब है ना, अंडरस्टैंडिंग द वर्ब इन इंग्लिश, इस नाम से एक लेक्चर मैंने जो है वो अपलोड किया था। उसमें ये बात मैंने डिटेल में बताई थी कि किस तरीके से हम जो है वो वर्ब को पहचानेंगे कि वो सेंटेंस बी का है, वो हैव का है या डू का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो वर्ब अकेला है ना, टेक, गो, रेन, इस तरह राइजेज एंड टीच, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये डू के सेंटेंसेस हैं। यहाँ मेन वर्ब की जगह पे डू के वर्ब आ रहे हैं, तो ये भी डू के ही जुमले कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बी वर्ब आ रहे हैं वो असल में आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एम, इज और हैव या हैज, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इनसे पहले भी कोई वर्ब नहीं है और उनके बाद भी कोई वर्ब नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये बी के सेंटेंसेस हैं, ये हैव के सेंटेंसेस हैं, ये डू के सेंटेंसेस हैं और ये भी डू के सेंटेंसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बी और हैव को कभी भी
कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये सवाल जो है मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हम आर, बी एंड हैव वर्ड्स नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी सवाल से हम अपना इंशाल्लाह अगला लेक्चर शुरू करेंगे। अपना टाइम देने का, इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जो लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।